हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज हमारा जो बुक है आप देख सकते हो, रीडिंग एंड नॉवेल्स, ठीक है, जो कि हमारा इग्नू का बुक है। BEGC 134 का ये बुक है, ठीक है। और ये जो हमारा ये बुक जो है रीडिंग एंड नॉवेल, ठीक है, तो इसमें हम लोग आप पढ़ोगे तो इसमें हमें नॉवेल्स के बारे में पता चलेगा। ये पूरा बुक जो है इसमें 4 ब्लॉक्स हैं और इसमें आपको 3 ब्लॉक्स नॉवेल्स के ही दिए गए हैं। और फर्स्ट ब्लॉक में आपको समझाया गया है कि नॉवेल के बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया गया है। इसके थ्रू आप नॉवेल्स की जितनी भी डिटेल हो गए हैं, जस्ट लाइक कि नॉवेल क्या होते हैं, इसे हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल होते हैं नॉवेल्स में, उन सभी के बारे में आपको इस बुक में मिलेगी, ठीक है। तो इसी बुक से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, साथ में आंसर भी है। इसको आप प्रैक्टिस करके आप इस बुक को अच्छे से समझ सकते हो। अदरवाइज़ आपको और समझना होगा तो आप इस बुक को भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो उसी पे हम लोग 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में आंसर भी दिया गया है। आप इसको जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और आपके एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको भी अपने हिसाब से यूज़ करके थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अलग से थोड़ा बनाकर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन और साथ में आंसर से आपको प्रैक्टिस होगी, आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है, बस 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें 4 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक में देख सकते हो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन अ नोवेल, ठीक है, गिव सम रीज़न, ठीक है। तो जो नॉवेल्स होते हैं तो उसे डिफ़ाइन करना, उसे परिभाषित करना क्यों मुश्किल होता है ना। मतलब कि नॉवेल को आप एक्चुअली डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि वो कितने लाइन के होते हैं, कितने पेजेस के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है, ठीक है। कोई नॉवेल ज़्यादा लॉन्ग भी होती है, शॉर्ट भी होती है, तो इस तरह से आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। तो उसी पे आपको लिखना है और कुछ रीज़न्स भी देने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो जो नॉवेल्स होते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन आपको देना है, उसके बाद आपको रीज़न लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो। मैं आंसर को नहीं समझा रही हूँ बिकॉज़ आप इसको जस्ट हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ से। और फिर आपको रीज़न्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि 2 नंबर है, आप देख सकते हो। What is your opinion was the reason for the emergence of the novel in England? Answer briefly in the point forms. Okay, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जो हमारा नोवेल होता है तो आपके विचार से इंग्लैंड में नोवेल का उदय, यानी कि उसका जो ग्रोथ हुआ था, उसका कारण क्या था इंग्लैंड में, ठीक है। उसको आपको शॉर्टली ब्रीफली आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है। तो वो आप देखोगे उस बुक में पूरा इंग्लैंड के नोवेल्स के बारे में दिया है, तो उनसे वहीं से क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो। मैं इसको स्लो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका किस तरह से उसका मतलब विकास हुआ है, राइज हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स दिए गए हैं एनी नॉवेल्स के, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इस पॉइंट में, ओके। अब हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है, डू वी नीड टू क्लासीफाई नोवेल एट ऑल। नोवेल जो होता है, सभी नोवेल को क्या क्लासीफाई करना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ठीक है। तो ये जस्ट आपको लिख सकते हो कि क्यों इसको मतलब हम लोग क्लासीफाई करना क्या ज़रूरी है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो आप पहले वहाँ से उसको पढ़ सकते हो और उसके बाद आप इसको कुछ पॉइंट्स को ले सकते हो। वैसे तो यहाँ पर मैंने शॉर्टली दिखाया है, ठीक है। अब हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ठीक है। देखो, एक्सपेक्ट मीन्स होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से आप अगर इसको समझोगे तो नोवेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एस्पेक्ट का, ठीक है। यानी कि पहलू, शब्द जो पहलू होते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वही नोवेल में जो शब्द पहलू होते हैं तो उससे आप क्या समझते हो, ठीक है, उसके टर्म से उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू है, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद आपको इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है कि द बेसिक 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ नोवेल, ठीक है।
और फिर आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, यहाँ तक आपका है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा टिक कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि व्हाट इज़ द ब्लड, ठीक है, एंड हाउ वुड यू डिफाइन इट, ठीक है। तो ब्लड जो होता है ना वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नोवेल में, ठीक है। नोवेल में आप बोल सकते हो या फिर स्टोरी में आप बोल सकते हो, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा पहले लिखना है कि ब्लड होता क्या है, और उसके बाद इसको हाउ वुड यू डिफाइन इट, और फिर आपको लिखना है कि इसको किस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ब्लड के बारे में आपको अगर शॉर्टली अगर बताऊँ तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि ये घटनाओं का एक क्रम होता है। ये जो प्लॉट होता है ना, घटनाओं का एक क्रम होता है जो एक कहानी को बनाता है। चाहे आप बोल कर चाहे आप बोल सकते हो या फिर आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक नोवेल या फिर स्टोरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर हो गया हमारा। यहाँ से हमारा आंसर है, आप देख सकते हो, ठीक है। इन से लेकर है, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, इसी में आपको लिखना है कि टाइप ऑफ ब्लड्स, ठीक है। सो वैसे तो ब्लड जो होते हैं ना वो बहुत टाइप्स के होते हैं, और सभी की अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं स्टोरी में या नोवेल में। तो यहाँ पर मैंने 7 को कलेक्ट किया है, आप अपने से भी थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हो या कम भी आप कर सकते हो, बट आप ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि हमारा है 6 नंबर है, ठीक है। तो 6 नंबर आपको क्वेश्चन में लिखना है कि कैरेक्टर आर इम्पॉर्टेंट इन द नोवेल, एक्सप्लेन इट। यानी कि देखो, कैरेक्टर जो होते हैं, बिना कैरेक्टर के कोई भी स्टोरी या नोवेल्स या कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट मतलब वो अच्छा होगा ही नहीं, बिकॉज कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राइटिंग में। तो वही आपको लिखना है कि कैरेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको स्लो करके कर रही हूँ। और फिर आपको 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है, ये 7 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने 2 टाइप्स को लिया है, आप चाहो तो और भी टाइप को ले सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं, तो पहला आपको लिखना है कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं, देन आपको लिखना है कि राउंड कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं नोवेल में, स्टोरी में, अदर राइटिंग में भी, ठीक है। तो फ्लैट कैरेक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्लैट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला हम लोग इस कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर इसको शॉर्टली थोड़ा समझाऊँ तो देखो, ये जो कैरेक्टर होता है ना, तो ये इसको सपाट कैरेक्टर भी बोलते हैं, और ये थोड़े जटिल टाइप के होते हैं। ये पूरे कार्ड में, यानी कि पूरे इनका रोल जो होता है वो बदलता नहीं है, और कहानी में इनका मतलब ज़्यादा रोल नहीं होता, एक ही रोल होता है, और ये एक तरह से मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसका एग्जांपल आप ले सकते हो चचेरी भाई या बहन, ठीक है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैट कैरेक्टर आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इसमें आप लिख सकते हो इसके फ्लैट कैरेक्टर्स के इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होते हैं, और उसके बाद आप इस तरह से इसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हो। देन अब हमारा राउंड कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कैरेक्टर होता है ना, तो ये मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी या फिर किसी भी नोवेल में, ठीक है। बिकॉज इसी के मतलब इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी घूमती है, और इसका ये जो कैरेक्टर होता है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ऑडियंस पे, बिकॉज ये मतलब काफ़ी सक्सेसफुल टाइप का कैरेक्टर होता है, इससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बोल सकते हो, या फिर ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी पे पूरी कहानी जो होती है वो रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस हो गया, और इसके राउंड कैरेक्टर के क्या क्या मतलब फीचर्स है उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं, उसके बाद हम अपना जो 8 नंबर क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। तो 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो जो कैरेक्टर होता है, तो इसमें 2 कैरेक्टर को आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर आपको नरेशन मेथड, और दूसरा आपको लिखना है कि
ड्रामेटिक मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप इसको इनकी परिभाषा लिख सकते हो और इन दोनों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बुक में ही दिया गया है, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिखना है कि हाउ वुड यू डिफाइन प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट जो होता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि ये एक तरह से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोवेल या स्टोरी का। तो इसी पे आपको लिखना है कि आप किस तरह से इसे डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने इस पे देखा ऊपर में, बट इसको अगेन दिया गया है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है नोवेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके मतलब यहाँ पर सिर्फ इसको डिफ़ाइन करने के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 10 नंबर है, आप देख सकते हो। तो 10 नंबर में आपको लिखना है, जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड नैरेटिव एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टोरी एंड अ प्लॉट, ठीक है। तो देखो, कोई भी स्टोरी या नॉवेल होता है ना, तो उसमें स्टोरी जो प्लॉट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना। तो उसी को आपको लिखना है कि ये जो नैरेटिव है वो उसका इंट्रोडक्शन पहले आपको लिखना है कि वो इसकी मीनिंग क्या होती है, और उसके बाद आपको स्टोरी और प्लॉट से ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं, किस तरह से अलग होते हैं, उसको आपको लिखना है। तो आप ऐसे इसको आंसर को लिख सकते हो कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का अंतर लिखते हैं 2 या 3, तो हम लोग दोनों की परिभाषा या फिर उनके गुण, उनकी विशेषताओं को लिख देते हैं। तो इस तरह से वो डिफ़ाइन हो जाता है कि उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या है। तो उसी पे आपको तीनों का अंतर लिख देना है। पहले आपको इसकी मीनिंग लिखनी है नैरेटिव की, और उसके बाद आपको स्टोरी हो गया, प्लॉट हो गया और नैरेटिव, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और मैं स्लो करके इसको कर रही हूँ, ओके। आप इसको स्टॉप कर करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ तक इसका एंड हो गया। अब हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हो। तो 11 नंबर में आपको लिखना है कि व्हाट इज़ द पोस्ट कॉलोनियन नोवेल और राइट ब्रीफली, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियन जो नोवेल होता है वो क्या होता है। पोस्ट कॉलोनियन नोवेल का मतलब अगर आप देखोगे तो उत्तर औपनिवेशिक जो नोवेल होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, ठीक है। उसको आपको थोड़ा ब्रीफली यानी कि शॉर्टली आपको लिखना है। तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आंसर को देख सकते हो, ठीक है। आंसर यहाँ से है, आप देख सकते हो इसको, ओके। अब हमारा ये फर्स्ट ब्लॉक यहाँ तक कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट जो ब्लॉक था उससे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ब्लॉक को हम लोग देखते हैं, जो कि अब हमारा नोवेल से शुरू होगा, यानी कि इसमें नोवेल्स हमें एक मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी सेल्फ लव टाइप का ये नोवेल है, ठीक है। तो इसमें ये जो नोवेल है इसके बारे में आपको सबसे पहले थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये जो नोवेल है अवेकनिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही एक वुमेन की इसमें स्टोरी है, जो कि 30 साल की रहती हैं, मैरिड वुमेन रहती हैं। तो ये लेडी जो होती हैं ना, तो ये अपनी स्टोरी को इसमें ऐसे प्रेजेंट करती हैं कि किस तरह से मतलब जो लेडीज़ होती हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दिखाया गया, उनके इमोशन को दिखाया गया है, और सोसाइटी जो है उन्हें किस तरह से टॉर्चर बोल सकते हो या फिर उनकी वैल्यू नहीं करती है उतनी, मतलब उनका इम्पॉर्टेंट, उनका भी एक रोल है, बट उसको वो लोग नहीं, नज़रअंदाज कर देते। इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो इस नोवेल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद आप इसको आंसर को आपको अच्छे से करने में इजी होगी, ठीक है। तो इसी आपको जो नोवेल है इसी के बारे में आपको शॉर्टली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर स्टार्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो प्लॉट समरी है उसको भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपना प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग है, आगे भी है, आप देखो इसको, मैं इसको इजी करके थोड़ा स्लो करके कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, इसमें ये जो लेडीज़ होती हैं ना, तो इनकी मतलब पूरे स्ट्रगल को दिखाया गया है, किस तरह से मतलब सोसाइटी जो है वो किस तरह से मतलब इस सोसाइटी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, तो उन्हीं पे इस स्टोरी को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको यहाँ तक लिख सकते हो,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा 12 नंबर है, आप देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सी इन द अवेकनिंग। ठीक है, तो अवेकनिंग जो नोवेल है ना, तो इसमें सी का क्या रोल है। ठीक है, तो ये जो सी है ना, तो सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस नोवेल में। सी को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो उसी को आपको लिखना है कि सी का क्या रोल होता है। तो एंड में स्टोरी में आपको पता है क्या होता है, ये जो मतलब लेडी होती हैं, तो ये अब इतना मतलब ये तैरती है ना कि ये अपने आप को पूरी तरह से समुद्र में खो देती हैं। ठीक है, खो देती हैं या फिर खुद को पा लेती हैं, उसी को आपको यहाँ पर और एनालाइज करके लिखना है कि सी का क्या रोल है और जो नोवेल है अवेकनिंग में। ठीक है, सो इसी में आपको लिखना है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। आप चाहो तो इसको अच्छे से अपने से पढ़ सकते हो इस नोवेल को। ठीक है, इसकी समरी को भी आप सुन सकते हो और उसके बाद आप किसी भी टाइप की क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप उसको अच्छा से अपने से लिख सकते हो। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कि आपको स्टोरी को पहले समझना होता है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या उसका थीम है, उसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको बहुत ही ईजी होगा उसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको उसके बाद हमारा 12 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो तीसरा ब्लॉक का हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गोपीनाथ महत्री। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट राइटर है, ये नोवेलिस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है, ये इंडिया के राइटर है, स्पेशली ज़्यादा इंग्लिश में लिखते हैं। तो उन्हीं के ऊपर आपको लिखना है, इनकी लाइफ के बारे में, इनका मतलब इनकी ब्रीफ इनकी जो लाइफ है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर शुरू है, आप देख सकते हो, इनके कैरियर के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राइट इन आउटलाइन स्टोरी ऑफ प्रजा। ठीक है, तो प्रजा जो राइटिंग है, यानी कि प्रजा जो नोवेल है वो इन्हीं ने लिखा है, गोपीनाथ महती ने। ठीक है, तो ये इन्हीं की नोवेल है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल नोवेल है। इसमें मतलब छोटे जात के जो लोग होते हैं, आदिवासी जो होते हैं पहले के, उनके ऊपर ये पूरी स्टोरी को उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो कि जो हमारा प्रजा जो नोवेल है उसकी आउटलाइन जो स्टोरी है उसको लिख सकते हो, या आप इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो कि इसका थीम क्या है, ये जो नोवेल है हमारा इसका थीम क्या है। ठीक है, बिकॉज देखो, स्टोरी हो या नोवेल, उसका मेन थीम आपको पता होना चाहिए कि वो क्या, किस टॉपिक पे है, क्या जो राइटर है क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो ऑडियंस तक क्या चीज़ों को लाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसका थीम के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी लिख सकते हो, पढ़ लो पहले आप इसको अच्छे से। उसके बाद हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्रिबल। ठीक है, तो ट्रिबल का मतलब होता है आपका जो आदिवासी, जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जो मतलब बहुत ही इनका कंडीशन अच्छा नहीं होता है। पहले तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, और इसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि किस तरह से जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं वो छोटे वर्ग को किस तरह से, हर तरह से वो शोषित करते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं, उनको वही काम करते हैं बट फिर भी उनको अच्छे से अनाज वगैरह किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी जाती है, कर्ज पे कर्ज उन पे डाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है, ट्रिबल जात के जो लोग हैं उनके स्ट्रगल को इस नोवेल में दिखाया गया है। ठीक है, तो वही आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्रिबल, यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद आप उसका जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है ट्रिबल पीपल के, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। फिर आपको उनको प्रॉब्लम को आप दिखा सकते हो कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, आप थोड़ा सा अपने से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है कि राइट इन द नोवेल प्रजा
इन द नोबल प्रजा राइट द कैरेक्टर ऑफ द सुक्कुजनी। ठीक है, तो ये जो सुक्कुजनी है ना, तो ये इस नोवेल के पूरे मेन कैरेक्टर आप बोल सकते हो। इन्हीं की जो फैमिली है उन्हीं पे ये स्टोरी को नोवेल को पूरा लिखा गया है। ठीक है, तो इनको किस तरह से कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इनकी फैमिली को, तो उसी को यहाँ पर मतलब दिखाया गया है। तो उसी को आपको लिखना है कि इन द नोवेल में जो प्रजा है, तो कैरेक्टर जो सुक्कुजनी का है, तो उनको आपको लिखना है कि वो किस तरह के कैरेक्टर है, और उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक है, उसके बाद आगे भी है। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ सुक्कुजनी इन द नोबल प्रजा। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग लिख सकते हो और उसके बाद उनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो चौथा यानी कि लास्ट जो हमारा ब्लॉग है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका जो 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द एथर चिनुआ अचेब। ठीक है, तो ये राइटर है हमारे, जो चौथा हमारा ब्लॉग है, तो ये बहुत ही इनकी भी जो नोवेल है, ये अफ्रीका के राइटर है और ये भी काफ़ी फेमस राइटर है। ठीक है, तो इनका जो नोवेल है थिंक फेल अपार्ट। ठीक है, तो इनमें भी इन्होंने स्ट्रगल को ही दिखाया है और किस तरह से मतलब लोगों की सोच जो होती है उनको उन्होंने अच्छे से एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो इस नोवेल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके बाद आपको अच्छे से इसका थीम वगैरह पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं की जो उनके बारे में आपको लिखना है कि उनका लाइफ और कैरियर के बारे में। ठीक है, और शॉर्टली आप लिख सकते हो इसको थोड़ा। ठीक है, तो आंसर आप देख लो यहाँ से है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और इनका 3 फैक्टर यहाँ पर ऐड किया गया है कि राइटर के बारे में, आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको फिर से अवार्ड कौन से मिले हैं और इनको ऑनर्स वगैरह। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अब हम 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइटल थिंग फेल अपार्ट, है ना। तो ये जो हमारा नोवेल है थिंग फेल अपार्ट, तो इसका जो टाइटल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसी को आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर है, बिकॉज कुछ भी अगर मतलब स्टोरी हो या नोवेल हो, तो उसका जो थीम होता है या फिर उसका जो टाइटल होता है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तभी उसको राइटर देते हैं उस नाम को। ठीक है, तो वही टाइटल को आपको लिखना है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ थिंग फेल अपार्ट। ओके, तो हम लोगों ने पहले देखा कि उसका टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देन हमारा जो नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर में आपको ये जो नोवेल है इसका थीम आपको लिखना है। ओके, सो थीम भी बहुत मैटर करता है किसी भी नोवेल के लिए, तो उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो। ओके, तो आगे यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके स्ट्रगल्स को यहाँ पर दिखाया गया है, इसके ट्रेडिशंस को। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, ठीक है, तो जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। तो आप 20 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि उसमें हमें लिखना है कि राइट द नोवेल थिंग फेल अपार्ट ब्रीफली। ओके, ये जो नोवेल है हमारा थिंग फेल अपार्ट, तो इसका जो मतलब जो स्टोरी है तो उसको आपको शॉर्टली करके लिखना है। ओके, तो वही है, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से आपका आंसर है, आप देख सकते हो। ओके, बिकॉज आपको स्टोरी अगर पूरी अच्छे से नोवेल हो या कोई भी हो, तो उसको आप अगर अच्छे से उसकी स्टोरी को आप अच्छे से समझे होंगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तो आप उसको इजीली अपने से बनाकर लिख सकते हो। ओके, बिकॉज बेसिकली तो चीज़ें सेम ही रहेगी, आपको लिखना होगा, बस आपको थोड़ा सा घुमाकर उसको दिया रहता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। यहाँ पर बैकग्राउंड आपको लिखना है इस स्टोरी का। ओके, अब उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको ऐड करना है उसमें, उसके पार्ट्स वगैरह जो हैं और उसमें क्या क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा जो आंसर है वो ख़त्म है। ठीक है, एंड हो गया यहाँ तक। सो ऐसे करके आप इसको, और 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने बात किया इस बुक से। और भी क्वेश्चन आप चाहो तो इससे बना सकते हो, बट ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए था गाइस। आप इसको यूज़ करके इस बुक के जो नॉवेल्स वगैरह है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, या फिर नॉवेल क्या होता है उसको भी आप इजीली समझ सकते हो। ओके, सो गाइज़, ये बस मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था, तो मैंने सोचा आपके संग इसको मैं शेयर करती हूँ। और भी अगर आपको अदर बुक्स की क्वेश्चंस आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, और कुछ
आपको एक्स्ट्रा जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और अभी इतना ही हम लोग करते हैं 20 क्वेश्चन। बाकी वीडियो में हम लोग अदर बुक्स की भी समरीज़ हो गए या फिर हम उसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, सो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर।